नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। और क्रिया को आज हम पूरा पढ़ाएंगे। हालांकि ये एक बड़ा टॉपिक है, फिर भी आज इसको पूरा पढ़ाएंगे और कल आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना क्रिया क्या है, इसके बारे में देखेंगे कितने भेद हैं और उन भेदों के बारे में सब कुछ समझेंगे। क्रिया क्रिया एक विकारी शब्द होता है। क्रिया कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है, अर्थात इसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन होता है ना। उसको एक वचन से बहुवचन बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे तो बन जाएगा। अतः विकारी क्या होगा, क्रिया क्या होगा? विकारी शब्द होगा। आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा ये भी विकारी होता है, सर्वनाम ये भी विकारी होता है ना। और कल मैंने पढ़ाया था विशेषण, ये भी विकारी होता है। और आज पढ़ा रहा हूँ क्रिया, है ना, तो ये भी आपका क्या होता है? विकारी होता है। ये चारों आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी मतलब ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है मतलब एक वचन से बहुवचन बनता है ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। अब देखिए क्रिया के बारे में यहाँ कुछ बात दी गई है। कह रहा है क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। दोस्तों, जैसे एक वाक्य होता है क्या हम कह दें, राम है ना खाना खा रहा है, तो इसमें कोई काम हो रहा है ना, खाने का कार्य हो रहा है। मुंह में भोजन को लेकर के जो हम चबाते हैं वो वाला काम हो रहा है ना। स्कूल, ऐसे कह दें राम स्कूल जा रहा है, कौन सा काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है ना। रमेश खेतों में दवा का छिड़काव कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है? छिड़काव करने का काम हो रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी वाक्य होता है तो उसमें कोई ना कोई कार्य होता है। तो जो कार्य हो रहा है वही हमारा क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, है ना। अब देखते हैं क्रिया जो होता है उसका मूल क्या होता है? धातु होता है। क्रिया का मूल धातु है। जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पठ धातु, लिख धातु, चल धातु। तो ये जो धातु होती हैं इन्हीं से तो क्रिया बनती है ना। आपका जो पढ़ होता है, क्या होता है? पढ़, ऐसे जो पढ़ होता है इसी से तो बनता है पढ़ना। जो लिख होता है उसी से तो बनता है लिखना, है ना। तो ये आपकी क्या है? धातुएं हैं। और इन धातुओं में अगर आप ना जोड़ दोगे तो पढ़ना हो जाएगा, लिख में ना जोड़ दोगे तो लिखना हो जाएगा। अर्थात क्रिया का निर्माण धातुओं में ना जोड़ने से होता है। नीचे यही सब बातें दी गई हैं, है ना। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। इसमें कहा गया है हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे चल धातु है, ना जोड़ देंगे बन जाएगा चलना। पढ़ धातु है, ना जोड़ देंगे बन जाएगा पढ़ना। लिख धातु है, ना जोड़ देंगे बन जाएगा लिखना। देख धातु है, ना जोड़ देंगे बन जाएगा देखना, है ना। अब इसके बाद हमको देखना है क्रिया के भेद। तो यहाँ पर तो इस नोटबुक में जो क्रिया का भेद दिया गया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम और स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं, इसलिए हमको एक और स्लाइड पर जाना है। तो आइए उस पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए क्रिया को बांटा गया है ना। क्रिया को कर्म के आधार पर बांटा गया है, क्रिया को प्रयोग या रचना के आधार पर बांटा गया है, और क्रिया को काल के आधार पर बांटा गया है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक, एक होता है आपका
सकर्मक। अब इसमें भी आपका जो अकर्मक है ये भी दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण अकर्मक, एक होता है अपूर्ण अकर्मक। एक होता है पूर्ण अकर्मक, एक होता है पूर्ण अकर्मक, एक होता है अपूर्ण अकर्मक होता है ना। अब ये जो दूसरा है आपका सकर्मक, है ना, सकर्मक के भी आपके दो भेद होते हैं। सकर्मक में एक कर्म वाली क्रिया, है ना, और द्विकर्म वाली क्रिया, और द्विकर्म वाली क्रिया को बहुकर्मक भी कहते हैं। तो याद रखना कि अकर्मक कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो हैं दो, है ना, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में भी दो भेद होते हैं और सकर्मक में भी दो भेद होते हैं। अकर्मक में जो दो भेद हैं वो हैं पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, और सकर्मक में जो दो भेद हैं वो आपका है एक कर्मक और द्विकर्मक, और द्विकर्मक को ही बहुकर्मक भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर। तो प्रयोग और रचना के आधार पर जो वर्तमान में सिचुएशन है, वर्तमान में प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने जाते हैं। एक होती है सामान्य क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा होता है नामधातु क्रिया, छठवां होता है आपका सजातीय क्रिया, छठवां होता है आपका सजातीय क्रिया, और आठवां होता है सहायक क्रिया, सातवां होता है सहायक क्रिया, और आठवां होता है कृदंत क्रिया, है ना। हो सकता है नीचे ना दिखे, लेकिन आप लोग हमारी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो मैनेज कर लीजिएगा। और अब काल के आधार पर देखें तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। भाई भूत, वर्तमान और भविष्य, यही 3 होता है, इसी 3 के आधार पर बनाया गया है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमान क्रिया और भविष्यत क्रिया। अब आगे जो हमको पढ़ना है इसी में से पढ़ना है। हमको अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पढ़ना है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, कृदंत क्रिया सब पढ़ना है, और भूतकालिक क्रिया, वर्तमान क्रिया और भविष्यतकालिक क्रिया, ये सब हमको पढ़ना है। तो अब चलते हैं अपने उस स्लाइड पर जहां हम पहले थे। देखिए हम अपने पहले वाली स्लाइड पर आ गए हैं। अब यहाँ पर दिया है रचना, तो इसको आप एक काम करिए, काट दीजिए और इसको लिख लीजिए कर्म। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद, है ना, कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। आपको रचना हटा देना है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, एक सकर्म और दूसरा अकर्म, है ना, यानी सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे हों तथा क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ कर के कर्म पर पड़े, है ना, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। और जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो, संभवतः हो, उसको हम कहेंगे क्या कि ये सकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए इसको। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जैसे सकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होगा और अकर्मक क्या होगा? सकर्मक मतलब साथ में हो कर्म, आ का मतलब होता है नहीं, है ना, कर्म, कर्म का मतलब कर्म, यानी कर्म साथ में ना हो। तो ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको हम कहेंगे ये क्रिया अकर्मक है, क्योंकि इसको कर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और सकर्मक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जिनको कर्म की ज़रूरत पड़ती है ना। अब कर्म पास में है, यानी क्रिया के साथ कर्म है कि नहीं है ये हमें पहचानना है, सारी चीज़ें जानना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे आपसे मैं कहूँ नहाना, नहाना, हम कहें आपसे ये कहें सोना, सोना मतलब नींद में जो आप सोते हो वो वाला सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, है ना।
तो नहाते हो तो ये कार्य अपने ही शरीर पर हो रहा है, नहाने का कार्य जो है ये अपने ही शरीर पर होगा। सोने की क्रिया अपने ही शरीर से होगी, अपने ही शरीर पर तो ये फल गिरेगा। नहाएंगे तो अपने ही शरीर पर फल गिरेगा, सोएंगे तो सोने का जो फल है अपने ही शरीर पर गिरेगा। और जो खुद के शरीर पर हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आकर्म होता है ना। इसके लिए आपके ट्रिक भी बनाए गए हैं, अभी नीचे मिलेगा आपको, है ना। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना और समझाना, है ना। एक बार में शायद ना समझ में आए। हमारे टीचर जब हमको पढ़ाते थे तो एक बार में मुझको नहीं आया था। जब उन्होंने दोबारा हमको पढ़ाया तब हमारे समझ में अच्छे से आ गया। तो पहली बार मैं भी नहीं समझ पाया था। तो मुझको लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना, लेकिन बहुत से बच्चे पहली बार में नहीं समझ पाएंगे, दूसरी बार में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है सचिन क्रिकेट खेलता है, खेलने का कार्य हो रहा है ना। और खेलने का कार्य जब भी होगा तो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा, यानी जो कार्य हो रहा है खेलने का, तो यह खेलने का कार्य हो रहा है तो ये खेलेगा क्या, क्रिकेट खेलेगा या फिर फुटबॉल खेलेगा या हॉकी खेलेगा या कबड्डी खेलेगा, ऐसे कुछ खेलेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, क्या लगा दें और उत्तर मिल जाए, उत्तर हमको मिल जाए तो क्या करें, कहेंगे कि वह सकर्मक है, वह क्या होगा, वह सकर्मक होगा, है ना। जैसे यहाँ पर कह रहा है राम आम खाता है, क्या खाता है, तो उत्तर मिल रहा है आम खाता है ना। आम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें खाने वाली हैं, है ना। आम के अलावा इमली खाता है ना, सेब खाता है, संतरा खाता है, केला खाता है। तो जब खाने का काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी दूसरी चीज़ पर हो रहा होगा। जैसे खाने का काम आपका अंगूर पर हो सकता है, सेब पर हो सकता है, तो इन पर होगा। तो क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, हमको उत्तर मिलेगा, तो वह क्या रहेगा, वह रहेगा आपका सकर्मक, वह क्या रहेगा, आपका सकर्मक क्रिया रहेगी। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़े। तो देखो यहाँ पर खेलने का कार्य कर्म पर हो रहा है ना, कर्ता पर नहीं हो रहा है। खाने का कार्य आम पर हो रहा है ना, राम भले खा रहा है लेकिन खाने का कार्य जो क्रिया का व्यापार है, फल गिर रहा है, वो किस पर गिर रहा है, आम पर गिर रहा है। इसलिए आम क्या हो जाएगा आपका ये जो खाना क्रिया है ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि लता गाना गाती है। अब यहाँ पर गाना क्रिया है, जो सिंगिंग करती हैं वो क्रिया गाती है। तो गाने का कार्य किस पर हो रहा है, गाना पर, है ना। गाने का कार्य किस पर हो रहा है, गाना पर हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है। तो क्या पढ़ रहा है, अगर हम यहाँ पर अगर हम क्या लगा करके प्रश्न करें तो हमको उत्तर मिलेगा, क्या पढ़ता है ना। क्या पढ़ता है तो जाहिर सी बात है, पढ़ता है तो ज़रूर कोई रामायण होगा या भागवत गीता होगा, है ना, या वेद होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, हिंदी होगा, कुछ तो होगा ज़रूर। पढ़ने का कार्य हो रहा है लेकिन किसी चीज़ पर हो रहा है, जिस चीज़ पर हो रहा है वो कर्म है, इसलिए यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक होगा। यहाँ कर्म भले ना दिख रहा हो लेकिन ये इसके साथ कर्म लगेगा, है ना। इसमें तो गाने का कार्य गाना पर हो रहा है तो यहाँ पर कर्म दिख रहा है लेकिन इसमें कर्म नहीं दिख रहा है। तो अब अकर्मक की बात कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया वह होगी ना जिसमें हम क्या लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमको उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या लगा करके अगर हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर उत्तर नहीं मिलेगा, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो कर्म रहेगा ही नहीं, तो उत्तर मिलेगा कहाँ से, और जब कर्म नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, है ना। अब यहाँ पर उदाहरण भी आपको मिलेगा, राम सोता है। अब हम कहें क्या सोता है तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, है ना। यहीं पर कहते हैं राम खेलता है, क्या खेलता है तो उत्तर मिलेगा हॉकी, फुटबॉल, कुछ ना कुछ होगा जो खेलता होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि राम सोता है,
तो हम कहें क्या सोता है तो आपको उत्तर मिलेगा ही नहीं, और जब आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, राम सोता है, उत्तर नहीं मिलेगा, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, सोना हो गया अकर्मक क्रिया। राधा नहा रही है, क्या नहा रही है ना, उत्तर नहीं मिलेगा, ये भी हो जाएगा अकर्मक, है ना। बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो है ना। सवेरा हुआ, है ना, यहाँ पर सवेरा हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस उदाहरण को आप इस समय काट दीजिए, है ना। सवेरा हुआ, होना भी क्रिया है। अगर हम कहें क्या हुआ, सवेरा हुआ, दुर्घटना हुआ, है ना, तो यहाँ पर ये जो हुआ आपका है, ये आप इसको हटा दीजिए, है ना। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान को देखते हैं। अभी दोस्तों हमने जो आप लोगों को बताया ना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या लगा करके प्रश्न करना, वही सब बताया गया है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। हमने अभी क्या को लगा करके बताया है, किसे, किसको, इन दोनों प्रश्न सूचक शब्दों को लगा करके प्रश्न करने पर भी आपका सकर्मक अकर्मक की पहचान होती है। आगे कह रहा है यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और ना मिले तो अकर्मक है। वही चीज़ तो अभी मैंने बताया, उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला इसका मतलब कर्म है ही नहीं, इसीलिए उत्तर नहीं मिला, और नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर फिर उदाहरण दे करके समझाया गया है, वह खेलता है, क्या खेलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी गलती नहीं है, सही है। यहाँ पर मुझको लगा ये अकर्मक लिखा गया है ना। वह खेलता है, अब यहाँ पर हम कहें क्या खेलता है तो ज़रूर कुछ होगा, फुटबॉल, है ना, हॉकी, कुछ होगा। राम सोता है, राम सोता है, क्या सोता है, उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अकर्मक हो जाएगा, है ना। मदन सो रहा है, यहाँ पर क्या सो रहा है, तो उत्तर नहीं मिलेगा, ये भी अकर्मक हो जाएगा। बिल्ली पानी, ये बाल्टी पानी से भरती है, ये क्या है, बाल्टी पानी से भरती है, क्या बतावें दोस्तों, ये बहुत पुराना, मतलब पहली बार जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कह रहा हूँ ना कि चीज़ें समझ में नहीं आती, जब समझ में आती हैं तो थोड़ा बहुत जो गलती होता है उसको लोग सुधार लेते हैं, और जब चीज़ें समझ में कम आती हैं तो गलती हो रही होती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ गलती हो रही है, तो हम सुधार भी नहीं पाते हैं। तो पहली बार जब मैं पढ़ रहा था तभी का नोट्स है, इसीलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ इसमें हैं, लेकिन आज इनको मैं पढ़ता हूँ तो मुझको लगता है कि यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है ना। तो इस उदाहरण को हटा देते हैं फिलहाल इस समय के लिए, है ना। अब वह गाता है, क्या गाता है, गीत गाता है ना, तो उत्तर मिला, सकर्मक हो गया। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, भागवत गीता, रामायण, पुराण, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक हो जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या उड़ती है ना, क्या उड़ती है, तो देखिए क्या उड़ती है, तो चिड़िया तो उड़ती है, उत्तर तो मिल रहा है दोस्तों, है ना। लेकिन ये चिड़िया आपका संज्ञा है, कर्म नहीं है ना। जब हमको उत्तर कर्म के रूप में नहीं मिला तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक हो जाएगा, है ना। चिड़िया आकाश में उड़ती है, अब हम इसको क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, चिड़िया आकाश में क्या उड़ती है ना। चिड़िया आकाश में क्या उड़ती है, तो हमको उत्तर मिला नहीं मिला, है ना, इसलिए यह क्या हो गया, हमारा अकर्मक हो गया, है ना। वह गाना गाता है, वह क्या गाता है, गाना गाता है ना। मदन क्या सोता है, तो उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। मदन क्या सोता है, मदन क्या सोता है, ये अकर्मक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब सकर्मक अकर्मक हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब आगे है सकर्मक अकर्मक दोनों हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें कार्य खुद ना करके हम कार्य किसी दूसरे से करवाएंगे, तो वह क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, है ना। जैसे हम कहें माँ अपनी पुत्री से खाना बनवाती है ना, तो माँ है जो वो खुद
कार्य नहीं कर रही है, अपनी पुत्री से खाना बनवा रही है, यानी अपनी पुत्री से कार्य करवा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, है ना। यहाँ पर लिखा गया है माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है, तो माँ खुद काम ना करके नौकरानी से काम करवा रही है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी को प्रेरित कर रही है काम करने के लिए। मोहन मुझसे किताब लिखाता है ना। मोहन मुझसे किताब लिखाता है या मोहन मुझसे किताब लिखवाता है ना। तो मोहन खुद नहीं लिख रहा है, मुझसे कार्य करवा रहा है, खुद ना, अर्थात कर्ता खुद काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो लिखाता है और ये धुलवाती है, ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हुआ ना, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जो भेद है वो किसका भेद है, अभी हमने बताया था द्विकर्मक क्रिया आपका सकर्मक क्रिया का भेद है। इस सकर्मक क्रिया का भेद होता है, द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का भेद होता है। कर्म जब दो दो रहेंगे तो क्या रहेगा, द्विकर्मक क्रिया रहेगी, है ना। यहाँ पर कहा गया है, कहाँ गया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बारे में जान लीजिए। जब वाक्य में दो दो कर्म हों, जब वाक्य में दो दो कर्म हों तो उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से, ये तो संयुक्त क्रिया का मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तथा क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण इसका, कहा है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाना क्रिया है। क्या पढ़ाता है, वेद। किसको पढ़ाता है, लड़के को। अभी आया था ना, क्या और किसको, किसे, है ना। लगा करके प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वह कर्म होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर क्या लगा करके प्रश्न किया तो वेद मिला, किसको लगा करके प्रश्न किया तो लड़का मिला, और दोनों ही कर्म हैं, दोनों ही कर्म हैं, तो इस क्रिया के आगे दो दो कर्म हैं, तो यह क्रिया कैसी होगी, ये जो पढ़ना है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ दो दो कर्म विद्यमान है ना, इसमें दो कर्म हैं। अब हम संयुक्त क्रिया की बात कर लेते हैं। कल मॉक टेस्ट आएगा दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें क्लियर ज़्यादा होगा। आज तो हम पढ़ा रहे हैं अपने नोट्स से, आप चाहो तो नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो, और नोट्स को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो यहाँ नोट्स में क्या गलती है उस गलती को भी आप पहचान ले जाओगे, क्योंकि 2 बार 3 बार रिवीजन करने से ना आपकी समझ बढ़ती है, और समझ बढ़ती है तो बुक में कहाँ गलती है वो गलती भी पकड़ते हो, और अपने अंदर सुधार बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब संयुक्त क्रिया के बारे में देखते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं, है ना। हमारे पास भी व्यवस्था होती तो हम भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते, है ना, और सीक्वेंस से पढ़ाते। अब नोटबुक में जैसे है उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है। फ़िलहाल नोट्स भी आपका कोई गड़बड़ नहीं है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नोट्स है ना। यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या है, देखिए जब दो दो क्रियाएं जुड़ करके एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं तब वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है ना। अभी जैसे हम यहाँ पर कहें चलना क्रिया है, ऐसे क्या है, चलना क्रिया है ना। और गया भी क्रिया है, क्योंकि जाना का बहुवचन क्या होता है, गया, वह, है ना। तो जाना जो क्रिया होती है उसका बहुवचन क्या होता है, गया, है ना। तो अभी हम कहें चला गया, तो यहाँ पर चलना भी क्रिया है, गया भी क्रिया है, दो दो क्रिया एक साथ प्रयोग हुई हैं, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। यही सब मिलेगा अभी आपको यहाँ पर। संयुक्त क्रिया में कहा गया है जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम रो चुका, रोना भी क्रिया है, चुका भी क्रिया है, दोनों क्रियाएं हैं, तो दोनों क्रियाएं एक साथ प्रयोग हुई हैं, तो यह क्या है, संयुक्त क्रिया है ना। किशोर रोने लगा, रोना भी क्रिया है, और लगा मतलब स्टार्ट करने से, रोने लगा, रोना स्टार्ट कर दिया तो रोने लगा। तो यहाँ पर रोने लगा
तो रोना भी क्रिया है, लगा ये भी का आपका क्रिया है। वह घर पहुंच गया, पहुंचना भी क्रिया है, चुका भी क्रिया है। तो दो दो क्रियाएं प्रयोग हुई हैं एक वाक्य में, तो ये क्या हो जाएंगी, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। ये हिंदी में जो आपको शब्द मिलते हैं वो बड़े अर्थवान होते हैं। उन शब्दों को पढ़ लो, समझ लो, उनका अर्थ समझ में आए तो उनकी परिभाषा समझ में आ जाती है। संयुक्त क्रिया नाम से ही पता चलेगा कि दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ जुड़ करके प्रयोग हों तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। आगे देखिए, इसमें कहा गया है संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके साथ विशेषता उत्पन्न करती है। ये चीज़ आपके समझने लायक है ना, और ध्यान में रखने लायक है। दो क्रियाएं अभी मैंने बताया ना इसमें कि दो दो क्रियाएं साथ में प्रयोग हुई हैं, तो जो उसमें से पहली क्रिया होती है वह क्या होती है, प्रधान होती है। पहली क्रिया जो होगी वह क्या होगी, प्रधान, और दूसरी क्रिया जो होती है वह विशेषता उत्पन्न करती है। ये चीज़ आपके ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर आगे कहा है संयुक्त क्रिया के भेद। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। 11 मुख्य भेद हैं, है ना। वो 11 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? एक है आरंभ बोधक, है ना। आरंभ बोधक क्या होगा, इसमें आरंभ करने की बात होगी। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने यानी कार्य के आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। राम खेलने लगा, लगा मतलब स्टार्ट कर दिया, है ना। स्टार्ट कर दिया मतलब आरंभ कर दिया, खेलने लगा, है ना। यही तो इसका भाव निकलेगा। पानी बरसने लगा, बरसने लगा मतलब बरसना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया मतलब आरंभ हो गया, वही चीज़ है। अब दूसरा होता है समाप्ति बोधक, है ना। जल्दी जल्दी से इनको समझ लेते हैं। समाप्ति बोधक में समाप्ति का बोध होता है ना। जैसे खा चुका, मैं खाना खा चुका, तो चुका के द्वारा खाना खाने की समाप्ति का बोध हो रहा है ना। वह पढ़ चुका, पढ़ने के कार्य को समाप्त करने का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो चुका चुकी यात्रा है ये आपका समाप्ति बोधक क्रिया का उदाहरण होता है। समझ गए होंगे। अवकाश बोधक, अवकाश में क्या होता है, अंतराल आएगा आपका, क्या आएगा, अंतराल आएगा। यहाँ पर कह रहा है जिससे क्रिया को निष्पन्न, क्या लिखा गया है भाई, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वहाँ पर अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह मुश्किल से सोने पाया, है ना। तो यहाँ पर अवकाश का बोध हो रहा है, वह मुश्किल से सोने पाया, है ना। तो यहाँ पर सोने पाया, सोना और सोने की क्रिया जो हुई यहाँ पर पाया, ये दोनों के बीच में क्या है कि मुश्किल शब्द आया है ना। ये बता रहा है कि ये सोने का क्रिया ना जो है हुआ है वो बड़े मुश्किल से होने पाया, अर्थात अंतराल बना हुआ है ना। वह मुश्किल से गया, वह मुश्किल से गया, वह मुश्किल से रो पाया, ऐसे कहें, वह मुश्किल से रो पाया। तो रोना और पाया मुश्किल बता रहा है अंतराल को। अब देखिए अनुमति बोधक क्या होता है। अनुमति बोधक आपका क्या होता है, यहाँ पर अनुमति की बात होगी जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। मुझे पढ़ने दो, यहाँ पर अनुमति ले रहा है ना, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खेलने दो, ऐसे आपका रहता है। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई हमसे अनुमति मांग रहा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, अनुमति बोधक हो जाएगा। 11 भेद हैं, आपके 11 को देखना है। कह रहा है यहाँ पर नित्यता बोधक, नित्यता मतलब लगातार होता है दोस्तों, है ना। नित्यता मतलब लगातार होता है, जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद होने का भाव प्रकट हो, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। हवा चल रही है ना, हवा चल रही है यानी लगातार चल ही रही है हवा, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर नित्यता है, तो यह क्या है, अभी हम कहें हवाई जहाज़
उड़ रहा है ना, उड़ रहा है। तो यहाँ पर नित्यता का बोध हो रहा है, अर्थात कार्य जारी है, कार्य जारी है। वह खाना खा रहा है, अर्थात खाना खाने का कार्य जारी है। नित्यता का मतलब क्या है कि लगातार जारी होना, रहना। आगे है आपका आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक यहाँ पर क्या होगा, आवश्यकता होगी, यहाँ पर क्या होगा, आवश्यकता बोधक में आवश्यकता होगी, है ना, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक होता है। यह कार्य मुझे करना पड़ता है ना। यहाँ पर आवश्यकता बोधक यानी आवश्यकता है उसको उस कार्य को करने की, मुझे यह कार्य करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आवश्यकता का बोध हो रहा है कि उसको हर हाल में वह कार्य करना पड़ता है उसको, क्योंकि आवश्यकता है। निश्चय बोधक, अब निश्चय बोधक में देखिए निश्चितता का बोध होगा, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, उससे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। अब निश्चय बोधक है तो निश्चितता होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। उसने कहा मैं, क्या लिखा गया है, बैठूंगा, मार बैठूंगा। उसने कहा मैं मार बैठूंगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मार बैठूंगा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए बाहर बैठूंगा, बाहर बैठूंगा, मैं बाहर बैठूंगा, है ना। तो मैं बाहर बैठूंगा, या फिर ऐसे कहा जाए कि मैं चला जाऊंगा, तो वह निश्चितता को दर्शा रहा है कि वह जो बोल रहा है वह गलत नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है ना। तो निश्चित बात बता रहा है, तो वह आपका निश्चितता बोधक हो जाएगा। अब आगे देखें इच्छा बोधक, है ना। इच्छा बोधक में क्या होगा, इच्छा प्रकट की जाएगी, है ना। इच्छा बोधक में क्या होगा, इच्छा प्रकट की जाएगी। मैं खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। मैं घर आना चाहता हूँ, तो इच्छा प्रकट किया जा रहा है ना। आगे है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक में क्या होगा दोस्तों, अभ्यास की बात की जाएगी, है ना। ऐसा लगेगा कि वह उस कार्य का अभ्यास कर रहा है ना। जैसे अभ्यास बोधक में मैं खेला करता हूँ, मतलब अभ्यास किया करता है वह। मैं पढ़ा करता हूँ, मतलब वह पढ़ने का अभ्यास करता है ना। अब आगे है आपका भक्ति बोधक। आगे ये भक्ति नहीं, ये शक्ति बोधक होना चाहिए, है ना। ये आपका भक्ति नहीं, शक्ति बोधक होना चाहिए। तो शक्ति का मतलब जब हम कोई काम किसी से बलपूर्वक करवाते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, शक्ति बोधक होता है ना। मैं चल सकता हूँ, तो यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन बता रहा है कि मैं चल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। ऐसा लगता है, ऐसे कोई बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी शक्ति को बता रहा है, अपने प्रदर्शन को बता रहा है। तो इसे ही कहते हैं क्या, शक्ति बोधक। और आगे ये 11वां है, लास्ट है। इसको लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाना नहीं चाहता था, इसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन नोट्स में है तो थोड़ा बताने में क्या दिक्कत है। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, एक होता है आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, है ना। ये क्या है, पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं, है ना। यानी समानार्थक समान ध्वनि वाली, समान अर्थ देते हों लगभग, और उनकी ध्वनियाँ भी लगभग समान हों, तो वहाँ पर होता है क्या, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होता है। जैसे वह पढ़ा लिखा है ना, जैसे पड़ोसियों से बराबर मिलता जुलता है, तो पढ़ा लिखा मिलता जुलता, है ना, आस पास, ऐसे बोल दिया जाए, तो ये सब क्या होते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती हैं। अब आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो कार्य हो रहा होता है, तो दो कार्य होगा तो जाहिर सी बात है एक कार्य पहले होगा और एक कार्य बाद में होगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि रमा पढ़ कर सोती है, तो रमा का काम दो दो काम कर रही है, पढ़ने का भी काम कर रही है और सोने का भी काम कर रही है। लेकिन कौन सा काम पहले हो रहा है? पढ़ कर सोती है, यानी पढ़ने का कार्य कंप्लीट कर लेती है तब जा कर के सोती है। तो पढ़ने का काम पहले हुआ है तो पढ़ना क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। यही चीज़ इसमें कुल मिला जुला कर लिखा गया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया, है ना, आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, तो देखिए यहाँ पर नहाकर, पहले नहाएगा उसके बाद भोजन करेगा, तो नहाना जो कार्य है, नहाना, वो पूर्वकालिक क्रिया है ना। और दूसरा है कि इसमें उसने नहा, अच्छा ये स्पष्टीकरण दिया गया है ना। इसमें नहा कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। आगे क्या दिया गया है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जो हमारी सहायता करती है ना। आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना। वह स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में है लगता है ना, वह है आपका क्या? सहायक क्रिया। आप अंग्रेजी में उसे इज, एम, आर, वाज, वेयर पढ़ते होंगे। तो इज माने है, वाज माने था, तो यही सब आपका हिंदी में जो इंग्लिश में जो इज पढ़ते हो उसी को हिंदी में क्या पढ़ते हो? है। तो अंग्रेजी में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हिंदी में इसको हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर राम खाता है, जो है लिखा है यही आपका क्या है? सहायक क्रिया है। तुम जगे हुए थे क्या है? सहायक क्रिया है। मैंने पढ़ा था, ये आपका क्या है? सहायक क्रिया है। इसमें नीचे दिया गया है, इसमें थे, था सहायक क्रिया है ना। यही सब बताया गया है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था, खत्म हो गया क्या? तो साथियों अब हमारा टॉपिक आज का यहीं समाप्त हुआ, है ना। और आज हमारे साथ ये हुआ है ना कि मैं पूरा दिन गाड़ी चलाया हूँ, शरीर भी थका हुआ है और पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन एक रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल मन नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ाने के लिए मैं तैयार हुआ। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी, गलती क्या हुआ है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे अब क्या बताएं, क्या बताएं, कुछ गलत नहीं हुआ है।